प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट और शॉर्ट इसको बोलते हैं एसी। तो पहले पढ़ते हैं धाराएं, मतलब जैसे दिश धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। फर्स्ट हेडिंग कॉपी अपन निकाल लीजिए और पहले हेडिंग लगा लीजिए डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं डीसी। तो लिखिए इसकी परिभाषा, लिखना भी होगा साथ साथ में। अगर आपको सारी बातें आती है तो जल्दी से आप इसको इंटू 2 पे देके आगे बढ़िए। तो देखिए डिस्ट धारा परिभाषा क्या होगी, वह धारा जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, क्या कहलाती है, नहीं हो, डिस्ट धारा कहलाती है, डिस्ट धारा कहलाती है। तो ये तो हो गई परिभाषा, ठीक है। तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं हो, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, इसे हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं ग्राफ से। देखिए अपने पास क्या, ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स जानते हो, यहां मैंने ले लिया टाइम और एक्स में करंट। तो देखिए इस करंट को मैंने दिखाया कुछ इस प्रकार, ये जो करंट है टाइम बढ़ रहा है, ये ओरिजिन मूल बिंदु, क्लियर। यहाँ प्लस और यहाँ क्या होगा, करंट का प्लस, मतलब जो प्लस मान हो गए वो यहाँ रहेंगे और नेगेटिव वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ रहेगी। तो देखिए टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आई की वैल्यू यहाँ 2 एम्पियर थी तो टाइम चाहे कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी पूरे टाइम इंटरवल में करंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसी को बोलते हैं डीसी, जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, टाइम के साथ चेंज नहीं हो, ऐसे करंट को बोलते हैं डीसी। और वैसे ये समान डिश धारा। तो दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे एग्जांपल ये डीसी का मैंने ग्राफ बना दिया आपको। यहाँ पे आई क्या आपका, यहाँ पे आई नियत है आपका, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है। दूसरा मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं कि मेरे पास कोई ये ग्राफ है, यहां मैंने क्या लिखा, टाइम, यहाँ आपका करंट है और ये ओरिजिन। तो मैंने ग्राफ कुछ बनाया, कैसा बनाया कि मान लो मैंने ग्राफ बनाया ये वाला। तो बताइए एसी है कि डीसी, एसी है कि डीसी। तो आपका आंसर शायद हो सकता हो एसी हो, लेकिन ये डीसी है। देखिए ये करंट यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये करंट हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा ये माइनस में नहीं है, प्लस 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 चल रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिणाम चेंज हो रहा है, न कि डायरेक्शन। ये हमेशा किसमें है, प्लस में ही है। हाँ इसका परिणाम देखो, मेन कंडीशन क्या है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिणाम में परिवर्तन हो सकता है, दिशा प्लस में तो प्लस में और माइनस में तो माइनस में। ये भी क्या आपका डीसी है, ये भी क्या आपका डीसी। जैसे तीसरा एग्जाम्पल लिख लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे करंट आई, ये ओरिजिन मूल बिंदु। तो ग्राफ जैसे मान लो अपना कुछ ग्राफ बनाते, मान लो ये वाला ये ग्राफ है, तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका डीसी है, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव, देखो माइनस माइनस माइनस, हमेशा किसमें ऊपर वैल्यू क्या रहेगी प्लस, नीचे क्या रहेगी माइनस। तो आपका करंट हमेशा यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ये क्या आपका डीसी है। एक एग्जाम्पल से मान लो कि ये यहाँ पे टाइम, ओरिजिन, मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु, करंट, तो ये भी आपका डीसी है। देखिए हमेशा किसमें हो रहा है, ये प्लस में। हाँ इसको बोलेंगे असमान डिश धारा, यानी इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, हमेशा किसमें प्लस में, ऊपर की ओर। ये तो ऐसे करंट को अपन बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। मिलती कहां से, तो डीसी अपने मिलती है सेल और बैटरी से, क्लियर। तो डीसी आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हमेशा क्या रहे, प्लस रहे। मैं फिर बोल रहा हूं, परिणाम चेंज हो सकता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दिखा आपने ग्राफ से, देखो प्लस डीसी है, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इस वाले में परिणाम और दोनों दिशा दोनों सेम है, यहाँ पर दिशा तो सेम है लेकिन परिणाम चेंज हो रहा है। तो ये आपका डीसी के एग्जाम्पल है, क्लियर। तो आप इनको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं डीसी का सिंबल क्या होता है, डीसी का संकेत क्या होता है। तो आपने बहुत पढ़ा अभी तक, जितने आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 वगैरह, अभी तक बैटरी अपन बनाते थे, सेल वगैरह। तो देखिए डीसी का सिंबल, तो डीसी का सिंबल ऑफ डीसी, डीसी का संकेत। तो डीसी के संकेत के लिए हम बनाते हैं ऐसे बैटरी बनाते हैं, जैसे सेल है प्लस माइनस
और बहुत सारे सेलों को जोड़ दे तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो डीसी का सिंबल, और यहाँ से अपने ये आई करंट मान लो यहाँ से निकल रहा है और मान लीजिए वी वोल्ट की बैटरी है, तो डीसी का हो गया संकेत, हो गया डीसी का सिंबल हो गया। कोई डाउट यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं है। आगे बात करते हैं आपको डीसी मिलती कहाँ से, तो डीसी मिलती है अपने को सेल और बैटरी से। तो लिख लीजिए दिष्ट धारा सेल व बैटरी से प्राप्त होती है। किससे मिलती है, सेल व बैटरी से प्राप्त होती है। आगे काम की बात करते हैं, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, मतलब दिस धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए आवृत्ति ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ये टाइम के साथ प्लस है तो प्लस है और माइनस है तो माइनस है, या जो मतलब प्लस में तो प्लस में है और माइनस में है तो माइनस में। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो लिख लीजिए आगे दिष्ट धारा की आवर्ती, दिष्ट धारा की आवर्ती फ्रीक्वेंसी, आवर्ती यानी एफ क्या होती है, शून्य होती है। तो बताइए अगर आवर्ती शून्य है तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टी इज इक्वल आएगा 1/f, अगर f की वैल्यू 0 तो 1/0, यानी आवर्तकाल क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी अनंत। तो लिख लीजिए जिस धारा का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी आवर्तकाल हो जाएगा इसका अनंत। अगर आपसे वही पूछे तो ये तो आपकी डीसी के बारे में जानकारी। आई होप आपको डीसी क्लियर हो गई, सिंबल क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, सेल बैटरी से मिलती है। हाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन दिशा चेंज नहीं होगी, यानी समय के साथ चेंज नहीं, ऐसे करंट को बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट। क्लियर, ठीक है, आप इसको नोट करना तो पॉजिटिव नोट कर लीजिएगा। ओके आगे बढ़े, तो नेक्स्ट अपना जो चैप्टर का नाम ही है एसी प्रत्यावर्ती धारा, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए कौन सा आपका, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। तो नंबर 2 कौन सा आएगा आपका, प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। तो क्या होगी, वह धारा जो समय के साथ, वह धारा जो आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रत्यावर्ती धारा। जो आधे चक्कर में पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी, और आधे चक्कर में क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ऐसे करंट को अपन बोलते हैं एसी। एसी मिलती कहां से अपने को, तो एसी अपने को मिलती है एसी जनरेटर से। ये अपने पढ़ लिया, कहां पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि आयताकार कुंडली की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने पढ़ा था ईएमएफ का फॉर्मूला, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये एसी का समीकरण भी है, जो मैंने वहां भी आपको बोला था कि याद करना है, अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हो तो, और ये आपको याद करना है। ये अपने पढ़ रखा है, मिलती कहां से, एसी जनरेटर से मिलती है, यानी वो प्लस माइनस होती रहती है। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर डिटेल से हम बात 1 बाय 1 करेंगे सारी बातें। तो देखिए आगे, तो पहले लिखिए इसकी डेफिनेशन। तो लिखिए वह धारा जो आवर्ती रूप से, मीन्स पेरियोडिक, प्लस माइनस आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, वह एकांतर अर्ध, वह एकांतर अर्ध चक्कर में धनात्मक व ऋणात्मक होती है, क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। मीन्स आधे चक्र में पॉजिटिव, आधे चक्र में नेगेटिव, ऐसे वो बोलते हैं, एसी करंट इसको बोलते हैं। तो लिखिए, अब देखिए समझ, डायग्राम से इसको समझते हैं अपन। देखिए कि मान लो अपने पास वही अपन ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ से समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। यहाँ पे क्या लिया अपन ने, यहाँ पे ले लिया टाइम टी, यहाँ पे ले लिया करंट आई, ये मूल बिंदु, यहाँ ऊपर करंट की धनात्मक मान और नीचे करंट का धारा का ऋणात्मक मान, नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए ये वाला जो करंट, देखो ये जो करंट है वो कैसा करंट है आपका, ये देखिए आधे चक्कर में प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर आगे से चाहे तो रिपीट हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन मान लें एक पूरा चक्कर। तो देखिए ये जो टाइम है वो टाइम है t इज इक्वल टू टी बाई 4, 1/4 आवर्तकाल।
यहाँ तक कितना हो जाएगा, यानी यहाँ तक जो आवर्तकाल है वो जो है T/2। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरा आवर्तकाल एक, आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो एक चक्कर कहाँ होगा, यहां से चली ये यहां आके हो गया एक चक्कर। तो मैंने मान लिया कि एक चक्कर पूरा करने से कैपिटल T टाइम लिया है, तो यहाँ कितना होगा T/4, यहाँ होगा आधा, यहाँ इस जगह कितना होगा 3T/4। यहाँ पे जो T की वैल्यू यहाँ पे T/4 है, यहाँ पे T की वैल्यू T/2 है, और यहाँ पे T की वैल्यू 3T/4, यानी यहां से लेके कहां से यहां से, यानी यहां पहुंचने जो टाइम है वो 3T/4 है, और यहां आते आते पूरा टाइम स्मॉल t की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल T हो जाएगी। तो ऐसे करंट को बोलते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और इस वाली वैल्यू को बोलते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये पीक वैल्यू आई नोट से दिखाते हैं। और ये भी देखो इस वाली भी क्या होगी, पीक वैल्यू, अधिकतम मान क्या होगा, ये भी अपन आई नोट से दिखाते। क्या डायग्राम गंदा हो गया, गंदा नहीं हुआ, मैंने सारी बातें इसमें लिख दी इसलिए दिख रहा होगा आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये भी धारा का अधिकतम मान है, ये भी अधिकतम मान है। देखो यहाँ पे करंट क्या है, 0 है, फिर बढ़ा, फिर क्या हो गया अधिकतम, फिर घटा क्या हो गया 0, और फिर माइनस में बढ़ा, फिर मैक्सिमम, ऐसे। तो 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, प्लस माइनस ऐसे चलता है, ठीक है। आगे समझ में आया। तो इसको बोलते हैं अपन एसी बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो चेंज होगा आवर्ती रूप से, पीरियडिक रूप से चेंज होता है, ऐसे करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट केस है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल ज्यावक्रीय धारा। क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है, ऐसे वाले ग्राफ को बोलते हैं ज्यावक्रीय। क्यों बोलते हैं ज्यावक्रीय, जो जाने पढ़ा होगा साइन का ग्राफ ऐसा आता है, पढ़ा है अब तो आता होगा ना, साइन ये ग्राफ किसका होता है, साइन थीटा ग्राफ होता है, साइन का पढ़ा ना, ट्रिग्नोमेट्री का साइन, वो उसी ग्राफ है। तो इसका नाम होता है जैसे ज्यावक्रीय धारा। क्या बोलते हैं इसे, ज्यावक्रीय धारा, साइनोसॉइडल करंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया एसी। आई होप क्लियर है। जो प्लस, देखो यहाँ पे कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, तो इसको हम बोलते हैं एसी बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और ग्राफ हम बना सकते, देखिए जैसे ये वाला ग्राफ अपने पास, ये ग्राफ देखिए, ये ऐसा, ये भी तो एसी है। फिर पहले क्या है प्लस, फिर क्या हो गई माइनस, यहाँ पे ले लिया टी, यानी लिया आई करंट, ये ओरिजिन, यहाँ करंट का प्लस मान, यहाँ पे करंट की माइनस वाली वैल्यू। इसको बोलते हैं जैसे त्रिकोणीय तरंग धारा, ट्रायंगुलर, तो आपका जो करंट है त्रिकोणीय त्रिभुजाकार तरंग एक तरह से। देखिए यहाँ क्या है, अगर मैं इसको बात करूं, ये हो जाएगा देखो टी, ये यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टी की वैल्यू T/4, यहाँ पे टी की वैल्यू T/2, यहाँ पे टी की वैल्यू 3T/4, यहाँ पे टी की वैल्यू कैपिटल टी। तो देखिए t बराबर 0 पर आई का मान कितना है, आई का मान 0। यहाँ पे क्या हो गया, आई का मान, इस जगह पे आई का मान अधिकतम है, उसको हम बोलते हैं आई नोट। आई नोट का मतलब है करंट का अधिकतम मान, पीक वैल्यू, शिखर मान इसको बोलते हैं। यहाँ भी करंट का मान कितना है आई नोट, लेकिन ये माइनस आई नोट है, ये प्लस में अधिकतम, ये माइनस में अधिकतम। तो देखो t बराबर 0 पर आई का मान कितना है 0, और t बराबर T/4 पर आई का मान कितना है आई नोट। फिर से t बराबर T/2 पे आई का मान क्या हो गया 0, इस पॉइंट पे। फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइम कितना है 3T/4, तो यहाँ पे 3T/4 पे करंट की वैल्यू कितनी है माइनस आई नोट। मैं यहाँ पे बुक में IM लिखा हुआ है, मैक्सिमम उसको मैं आई नोट लिख रहा हूँ। फिर से देखिए यहाँ पे टाइम क्या हो गया कैपिटल टी, आवर्तकाल, तो यहाँ पर स्मॉल t बराबर कैपिटल टी पर फिर आई की वैल्यू क्या होगी 0, यानी 0 अधिकतम 0 ऐसे चलता है, इसको हम बोलते हैं एसी बोलते हैं। और ग्राफ बना, देखिए ग्राफ में बनाते हैं, तो यहाँ देखिए ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ जैसे इसको बोलते हैं वर्गाकार तरंग धारा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया t बराबर 0, यहाँ पे कहीं t बराबर T/4 होगा, आवर्तकाल का 1/4, यहाँ पे t बराबर T/2 होगा, यहाँ पे t बराबर इस जगह पे 3T/4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्मॉल t बराबर t। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिया होगा वही i, यहाँ x एक्स पे क्या है समय, ये मूल बिंदु, ये करंट प्लस, ये करंट माइनस। तो देखिए ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये ऐसे चलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं एसी, जो चेंज होगी आपकी। तो देखिए
0 से लेके t/2 तक करंट का मान आई नॉट है, और t/2 से लेके कैपिटल टी तक करंट का मान कितना है, माइनस आई नॉट है, माइनस आई नॉट है। ऐसे करंट कौन बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा इनको अपन बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो नोट करना है तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़े। तो देखो अपने जो सबसे काम का है वो ये वाला, अपने को बार बार यही पढ़ना पड़ेगा। जो त्रिकोणीय है, वर्गाकार है, वो अनेक जो ज्यावक्रीय तरंग धाराएं उनके अध्यारोपण से बनते, जिनकी आवर्ती और आवर्तकाल अलग अलग होता है, उनके अध्यारोपण से, उनके मिलने से, इन तरंगों के अध्यारोपण से ये वाली मिलती है। जब ये मिलेगी तो ये वाली बन जाएगी। तो सबसे जो मोस्ट सिंपलेस्ट केस है वो कौन सा है, ये वाला। आपको ये वाला ग्राफ याद रखना है। इसका जब भी ऐसे ग्राफ दिमाग में आएगा तो ऐसा वाला बनाएंगे। वैसे ये साइन ग्राफ इसको जो बोलते हैं ज्यावक्रीय धारा इसको बोला जाता है। क्लियर, चलिए हो गया यहां तक। अब आगे बात करते हैं एसी अपनी मिलती कहां से, एसी प्राप्त कहां से होती है। तो एसी अपनी मिलती है एसी जनरेटर से। मैंने आपको पहले भी चैप्टर में लाइन में पढ़ा दिया। वैसे तो एसी जनरेटर ये बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण भी होते हैं इनके। क्लियर, अब आगे बात करते हैं अपन इनका आवर्तकाल क्या होता है और आवर्ती क्या होती है, इनकी बात करते हैं। तो देखिए नंबर नेक्स्ट हेड ला लीजिए आवर्तकाल। जो भी आपका पॉइंट है आवर्तकाल, टाइम पीरियड दिखाएं किसे, कैपिटल टी से। तो टाइम पीरियड आवर्तकाल क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाता है। लिखिए प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर, एक साइकिल, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ एसी। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद है पहले से ही। टी इज इक्वल टू होता है क्या आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और इसको हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटा टी। तो आपको याद भी करना है फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटा टी। और याद कर सको तो इसको बोल सकते, देखिए अगर ओमेगा को इधर गुणा कर दे तो आपको मिलेगा ओमेगा इंटू टी की वैल्यू होती है 2 पाई। ये भी अपने को कई बार न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन में काम आएगा। क्या आएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। हो गया आवर्तकाल। मात्रा क्या होगा, सेकंड वाइज समय तो है, और रिमा क्या बन जाएगी T1 बन जाएगी। बात करें तो आगे बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। फ्रीक्वेंसी दिखाते किससे, एफ से। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लगाए पूरे के चक्रों की संख्या को बोलते हैं आवर्ती। 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। जैसे आपके आवर्ती क्या होती है, रूम में फैन लग रहा है तो ये फैन 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगा रहा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम ले रहा है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल। क्लियर, तो यही 1 सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल पूरे कर देगी उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लिखिए आगे, प्रत्यावर्ती धारा को, मतलब प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, पूरे किए गए चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कहते हैं या आवर्ती कहते हैं। क्लियर, और आवर्ती आपको पता है आवर्तकाल क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको मिलेगा एफ इज इक्वल टू होता है 1/t, यानी आप बोल सकते हो आवर्ती बराबर 1 बटा आवर्तकाल। तो आवर्ती बराबर 1 बटा आवर्तकाल। तो यहां से आपको फॉर्मूला ये एफ इज इक्वल टू 1/t आपको मिल जाएगा। और यहां से हम बोल सकते देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी, और 1 बटा टी को क्या बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं। यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी या ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। आपको ये फॉर्मूले भी याद करने
पढ़ेंगे। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई बटा टी। क्लियर यहाँ तक? तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इंडिया में जो अपन करंट यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसकी वोल्टा क्या होती है। तो देखिए इंडिया में अंदर अब जो यूज करते हैं करंट धारा घरों के लिए, जो घरेलू जो अपने को सप्लाई मिलती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, तो लिख लीजिए। मतलब इंडिया में क्या लिखोगे, भारत में ना, भारत में है ना, इंडिया में। तो इंडिया में मतलब घरेलू उपयोग के लिए विद्युत धारा जो वोल्टा की सप्लाई होती है वो होती है कितनी, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। किसमें, इंडिया में। 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 50 चक्कर लगा देती है। यानी अपन जो अपने पावर प्लांट वगैरह है, जो वहां पे मतलब जो जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, जो टर्बाइन वगैरह घूम रहे हैं, वो मतलब एक मिनट में 3000 रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं। 50,000 साइकिल, समझ रहे हो, 50,000 मतलब सॉरी मेरी 50 साइकिल पर सेकंड, यानी 50 चक्कर पर सेकंड। इसको मिनट में चेंज करेगा, देखिए 50 यहाँ पे साइकिल, सेकंड को लिख देते हैं 1/60 मिनट, ये कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 50 इंटू में 60 साइकिल पर मिनट। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। जो आपका जो जनरेटर वगैरह वो जो वहां पे टर्बाइन वगैरह जो लगा हुआ है पावर प्लांट में, वो 3000 रिवॉल्यूशन 3000 चक्कर पूरे करता है एक मिनट के अंदर, अपने इंडिया के अंदर। इंडिया ने ऐसा डिजाइन कर रखा है वो सिस्टम को, जो भी है पावर प्लांट वगैरह, कि वो एक मिनट में 3000 रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगा। यानी अपने इंडिया में सेट कर रखा है कितना, 50 साइकिल पर सेकंड, इसे बोलते हैं 50 हर्ट्ज। बाकी जो यूएस वगैरह है, लगभग सभी कंट्रीज में है, लेकिन जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, इन यूएस के अंदर उनका होता है 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज उनका, यूएस का, वहां का यूएस, अमेरिका, रूस, जापान इत्यादि। तो ये आपको याद रखना, इंडिया के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और वैसे रियल में ये आरएमएस वैल्यू होती है। क्या होती है, आरएमएस वैल्यू, वर्ग माध्य मूलमान होते हैं। जो क्या होते हैं अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, वैसे आपको पता हो शायद। वर्ग ये जो लिखे होते हैं ना, ये क्या आपके आरएमएस वैल्यूज है। ये 220 वोल्ट एक तरह से आरएमएस वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान है। तो क्लियर यहाँ तक? तो आवृत्ति कितनी होती है इंडिया के लिए, 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज क्या होगा, 220 वोल्ट। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। देखो इसका प्रत्यावर्ती वोल्टा का संकेत क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टा का संकेत, प्रत्यावर्ती वोल्टा का संकेत। तो अभी आपने देखा कि इसको जो अपन कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं अपन ऐसे। तो इसमें ऐसा बनाएंगे अपन, संकेत में क्या करेंगे अपन, यहाँ गोला खींचेंगे, इस गोले में ऐसा एक ये बना देंगे साइनसॉइड, ज्यावत करिए, और यहाँ लगा देंगे ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टा का संकेत। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे ये करंट, और ये हो गया गलत। क्यों, ये करंट की दिशा दिखा नहीं सकते ना, वो तो चेंज हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी तो आप दिखा नहीं सकते। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी इंस्टेंट पर दिखाया जा सकता है। अपन यहाँ करंट की डायरेक्शन डीसी में शो करते थे, ऐसे ये अपन यहाँ पर शो नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं दिखा सकते। क्लियर? तो ये आपको ऐसे दिखाने से प्रत्यावर्ती वोल्टा का आपका संकेत है। क्लियर? तो ये हो गया इसी का संकेत। यहाँ तक आप इसको पॉज कर नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ दो चार बात याद कर लीजिए, आपको वैसे याद है, जैसे मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रतिरोध का सिंबल आप जानते हो, ये वाला होता है। प्रेरकता का सिंबल आप जानते हो, ये वाला होता है। और क्या, ये क्या हो गया आपका एल, इंडक्टर, प्रेरकता, और ये होता है आपका संधारित्र का सिंबल, जो आपको याद होना, क्योंकि ये बातें यहाँ पे काम आएगी इस चैप्टर के अंदर। तो एक बार इसको आप जो आपको नोट करना है पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, क्लियर? रब कर दे इसको। तो ये गया यहां से। अब बात करते हैं भाई साहब, इसको डीसी को, एसी को, मतलब एसी को मापते किससे। जैसे अभी तक आपने जो डिवाइसेस पढ़ी है, एमीटर, वोल्ट मीटर, क्या उनसे एसी को मापा जा सकता है? क्या एसी को उनके थ्रू, उनके द्वारा नाप सकते हैं, माप सकते हैं? बताइए। क्या जब अभी तक हम जो पढ़ा है कि एमीटर पढ़ा है, वोल्ट मीटर पढ़ा है, क्या आप उनकी सहायता से एसी को माप सकते हो? तो आंसर बिल्कुल उनकी सहायता से नहीं माप सकते। मान लो लगा दिया आपने एसी के अंदर वोल्ट मीटर लगा दिया, तो क्या उसकी रीडिंग कितनी आएगी? क्या वो माप के बताएगा या नहीं बताएगा? तो आपको माप के नहीं बताएगा, उसकी रीडिंग आएगी 0। क्यों आएगी 0? क्योंकि आपकी जो एसी है वो देखिए एक पूरे चक्कर में 2 बार तो क्या होती है, अधिकतम
2 बार तो क्या होती है अधिकतम, और 2 बार क्या होती है 0। यानी 1 सेकंड में आपका जो मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल पर सेकंड, मतलब ये हुआ कि आपका बल्ब 1 सेकंड में क्या होगा, मतलब 50, देखो इंडिया में क्या है 50 साइकिल पर सेकंड, यानी आपका जो बल्ब है वो 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। तो अगर यहां पर अपन डीसी मेजरिंग डिवाइसेस लगा देंगे तो उनकी रीडिंग क्या आएगी, 0 आएगी, उनका पाठ्यांक क्या होगा 0, क्योंकि 1 सेकंड में 100 बार प्लस और 100 बार माइनस, यानी यूं 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 100 बार प्लस 100 बार माइनस, यानी वो सोचेगा साला इतना इधर होने देता है, इधर रुक जाते ना आराम से, आराम करते हैं, कौन इधर उधर होगा, परेशान कौन होना है, कौन इतना परेशान होगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप डीसी मेजरिंग डिवाइसेस से, डीसी उपकरणों की सहायता से एसी को मापोगे तो उनका पाठ्यांक क्या होगा, उनकी रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। कितनी आएगी, 0 होगी, क्योंकि जो आपके जो डीसी मेजरिंग डिवाइस है, समझो इंग्लिश डीसी मेजरिंग डिवाइस, जो डीसी को मापने के उपकरण है, जिस धारा को मापने के जो उपकरण है वो काम करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय, लिख लीजिए तो जो डीसी उपकरण थे वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं, और वो धारा और वोल्टता का आपको औसत मान माप के बताते हैं। और एसी का जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होता है। वो प्रूफ भी करेंगे और आगे थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे कि एक प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है, 0। और आपकी जो डीसी मेजरिंग डिवाइसेज है, जो जिस धारा को मापने के उपकरण है, वो धारा और वोल्टता का औसत मान मापते हैं। तो आप लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर कि जो डीसी उपकरण है वो धारा और वोल्टता का औसत मान मापते हैं और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। क्लियर? तो उनसे इनको थ्रो मतलब उनके थ्रो एसी को नहीं माप सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं मापेंगे इसको, तो देखिए एसी को मापने के लिए अपन यूज करते हैं हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर, हिंदी में बोलते हैं। तो लिख लीजिए एसी को मतलब प्रत्यावर्ती धारा को, एसी को तप्त तार एमीटर, तप्त तार एमीटर व तप्त तार वोल्टमीटर, हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर की सहायता से मापते हैं, की सहायता से तप्त तार एमीटर व तप्त तार वोल्टमीटर की सहायता से मापते हैं। और ये जो आपका तप्त तार एमीटर है और तप्त तार वोल्टमीटर है वो काम करते हैं विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। किसके ऊपर? लिख लीजिए तप्त तार एमीटर व तप्त तार वोल्टमीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वो वर्क करते हैं। और ये लिख लिया किसके ऊपर काम करते हैं, उष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। और तीसरी बात लिख लीजिए आप, इनके द्वारा तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर द्वारा मापा गया मान क्या होता है, आरएमएस मान होता है। क्या होता है? आरएमएस मान। आरएमएस बोले तो वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान ये मापते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। क्लियर? तो मापते किससे? तप्त तार एमीटर, तप्त तार वोल्टमीटर, और इनके द्वारा मापा गया मान क्या होता है, किनके द्वारा? तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर द्वारा मापा गया मान क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, इन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, निकालेंगे भी सारी बातें। 2i जो आपका क्या होता है, वी आर एम एस बटे में वी नोट बाई √2, आई आर एम एस बराबर आई नोट बाई √2। ये कैसे आता है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप समझ लो, अपन 1 बाई 1 डिटेल से चल रहे थे। इतनी बातें अपन ने कर ली, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं देखिए आगे अपन प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के समीकरण। तो लिख लीजिए आगे नेक्स्ट, ये कुछ बातें आपको, ये अपना आज इंट्रोडक्शन है, बेसिक लेक्चर है, शुरुआत का लेक्चर, तो आपको कुछ बातें बतानी पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता के समीकरण। समीकरण तो देखिए लिखेंगे पर I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। चाहो तो आप 5 को उठा दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वैसे 5 होता है प्रारंभिक कला कोण। अगर भाई वोल्टेज और करंट मतलब वोल्टेज करंट से आगे है या करंट वोल्टेज से आगे, उसको बोलते हैं कलांतर, कला का अंतर, फेज का डिफरेंस, इन फेज है या आउट फेज है, आगे पीछे, तो बात अलग है। अभी बात करते हैं आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, जहां पे वी क्या है, विद्युत भाग बल यानी विभवांतर। तो इसको ई बराबर
सॉरी, यहाँ पे आई नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। कई बार इसको e बराबर e नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख देता है। तो ये हो गया किसी समय t पर, ये ताक्षणिक मान है। ये क्या है? यह है प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, किसी समय पर, किसी इंस्टेंट पर, जैसे 5 सेकंड पर, 6 सेकंड पे, 7 सेकंड, मतलब 7वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, 90 सेकंड, किसी इंस्टेंट पर, समय किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, किसी निश्चित समय पर, इनको बोलते ताक्षणिक मानते हो गए। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अपन इन इक्वेशन को बहुत बार यूज भी करेंगे, आपको याद होनी चाहिए समीकरण। क्लियर हो गया? यहाँ तक आगे बात करते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टा के ताक्षणिक शिखर, औसत व वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए इनकी परिभाषा मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बताता हूं। पहले बात करते हैं ताक्षणिक मान। किसकी बात करते हैं? ताक्षणिक मान। लिखोगे आप ही, मैं आपको समझा देता हूं। ताक्षणिक मान क्या होता है? ये रहा प्रत्यावर्ती धारा का लिख लीजिए आप, क्योंकि एक परिभाषा है। ताक्षणिक मान क्या है? वैसे आपको आती होगी, फिर भी देख लीजिए। ताक्षणिक मान प्रत्यावर्ती धारा का किसी निश्चित समय पर, प्रत्यावर्ती धारा का किसी निश्चित समय पर मान ताक्षणिक मान कहलाता है। और ताक्षणिक मान समीकरण हो जाएगा आई बराबर जैसे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख रहा हूं यहाँ पे, और वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख लीजिए, ओमेगा टी। जहां पे फाइव क्या है? जहां फाइव है प्रारंभिक कला कोण, क्या बोलते हैं? प्रारंभिक कला कोण, इनिशियल फेज डिफरेंस, की करंट वोल्टेज से कितना आगे है या पीछे, उसे बोलते थे ताक्षणिक मान किसी निश्चित समय पर। अब बात करते देखिए यहाँ पे आई नोट वी नोट क्या है, तो इसी को बोलते हैं नंबर 2 आएगा शिखर मान, पीक वैल्यू। क्या आएगी? शिखर मान, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आएगा प्रत्यावर्ती धारा का आपका अधिकतम मान जो होगा उसको बोलते, इससे अपन बोलेंगे शिखर मान को, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के अधिकतम मान को अपन क्या बोलते हैं? शिखर मान। जैसे यहाँ पे आई नोट और वी नोट, जैसे यहाँ पे आई नोट और वी नोट, ये क्या है? अधिकतम मान। क्या बोला मैंने? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के अधिकतम मान को धारा या वोल्टा का शिखर मान या आयाम कहते हैं। जैसे इसमें ये वाला जो आई नोट और वी नोट है, इनको बोलते हैं पीक वैल्यू, ये अधिकतम मान है। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ जो लिखा होगा ना वो अधिकतम होगा, ये आयाम है। क्लियर? फिर आता है नंबर 3 पे, आपका यहाँ पे एवरेज वैल्यू, औसत मान। एवरेज वैल्यू तीसरा, औसत मान या माध्य मान या एवरेज वैल्यू। तो इसको बोलते देखिए एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के, एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती, एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान के माध्य को, एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान के माध्य को, औसत को क्या बोलते हैं? माध्य मान या औसत मान कहते हैं। एक पूरे चक्कर के लिए ताक्षणिक मान के जो ताक्षणिक मान का जो माध्य है उसे हम क्या बोलते हैं? माध्य मान या औसत मान बोलते हैं। क्लियर? ये परिभाषा है, मैंने आपको बोल दी है, आप लिख लिए, आपको लिख लेनी है। तो एवरेज वैल्यू देखिए, लिख लिया क्या? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए ताक्षणिक मान के माध्य मान को, ताक्षणिक मान के माध्य को, ताक्षणिक मान के माध्य को माध्य मान या औसत मान कहते हैं। क्लियर? तो ये तो भी परिभाषा है। अब यहाँ पे काम की बात क्या है? काम की बात ये, एक पूरे चक्कर के लिए औसत को दिखाते किससे? औसत को दिखाने दो तरीका होता है, या तो ऐसे, इसको ऐसे बंद कर दीजिए, या फिर इसको बार लगा दीजिए, या फिर सिंपल YAVG क्या IAVG कर दीजिए, औसत मान। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो देखिए ये आपको याद करना है, एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0। एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0। सिमिलरली एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टा का, ये देखो ऐसा तरीका होता है दिखाने का, या तो बार लगा दो, वी बार लगा दो, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ये भी
औसत को दिखाने का एक तरीका है। तो पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टा का औसत मान शून्य होता है। कैसे आता है इसका अपन अगला लेक्चर आगे बनाएंगे। क्लियर। आधे चक्र के लिए अब इसमें देखो प्रथम धनात्मक अर्धचक्र और प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र। तो प्रथम धनात्मक मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूं, इसमें इसका मान आता है 2I0 बटे पाई। सिमिलरली आधे चक्र के लिए वोल्टा का जो मान आता है वो आता है 2V0 बटे में पाई। इसको सोल्व करने में आता है 0.637 I0 और यह आता है 0.637 V0, जहां पे I0 है धारा का अधिकतम मान और V0 है वोल्टा का अधिकतम मान। तो ये आता कैसे, इसका अपन अलग से वीडियो करेंगे, कैसे निकालते हैं ये एवरेज कैसे निकलता है, उसका अपन अगला लेक्चर आगे बनाएंगे। यहाँ मैं सोचना बता रहा हूँ कि ये आता है कितना, ये आता है और ये कितना ये आता है। कैसे आएगा अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए, इसको जानने के लिए लेक्चर नंबर 2 देखिए, ठीक है। तो ये आएगा, तो आधे में होता है ये हो गया प्रथम धनात्मक, ये क्या है प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में। अगर बात करें प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र में तो ये आएगा कितना, वहां आएगा माइनस का 2I0 बटे में पाई और माइनस का 2V0 बटे में पाई। ये कहाँ आता है, ये करंट का और ये वोल्टेज का, धारा का और वोल्टेज का। ये कब प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र में और ये प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र में। इस तरह की बात करें, जैसे मान लो ये इसकी बात करें, ये हो गया प्रथम धनात्मक अर्धचक्र और ये हो गया प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र, ठीक है। और पूरा कितना आएगा 0, क्योंकि जितना चार्ज प्लस में, ऐसा समझ लो जितना ग्राफ ऊपर है उतना ग्राफ नीचे है, तो पूरे चक्कर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अंदर को देख लो, यहाँ पे क्या 2I0 बटे पाई, यहाँ एवरेज ये है प्लस में और माइनस कितना माइनस का 2I0 पाई 0, पूरे में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये था आपका क्लियर, आपका औसत मान। एक मान और बता इसमें वर्ग माध्य मूल मान। मैं देखो बोल रहा हूं, परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी, ओके क्लियर। यहाँ पे आपको ये देखो कुछ ये शॉर्ट में नोट कर लो। पूरे चक्र के लिए करंट की औसत वैल्यू 0, वोल्टेज की औसत वैल्यू 0, आधे में धनात्मक आधे में 2I0 बटे पाई और वोल्टेज की 2V0 बटे पाई। सोल्व करने का 0.637 और प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र में माइनस 2I0 बटे पाई करंट की और माइनस 2V0 बटे पाई वोल्टेज की होती है। कैसे आता है लेक्चर नंबर 2 देखिए, क्लियर। तरीका में समझा दिया, जितना प्लस में उतना माइनस में, तो एवरेज पूरे में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं वर्ग माध्य मूल मान। चौथा पॉइंट इसका वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए नाम बता रहा है, पहले वर्ग करो फिर माध्य निकालो और फिर वर्गमूल निकालो, उसे क्या बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो नंबर 4 आएगा आपका वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू। देखिए ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के धारा या वोल्टा के, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा या वोल्टा के वर्ग के माध्यमान के वर्गमूल को, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। अब देखिए V इसको दिखाते किससे हैं, VRMS। तो देखिए VRMS होता है V0 बाई √2, जहां पे V0 क्या है अधिकतम मान, V0 क्या है वोल्टा का अधिकतम मान, और IRMS होता है आपका क्या I0 बाई √2। क्या होता है I0 बाई √2, जहां पे V0 प्रत्यावर्ती वोल्टा का अधिकतम मान, I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान होता है। तो देखिए इंडिया की अगर बात करें अपन, तो इंडिया में VRMS कितना होता है, VRMS होता है कितना 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो अगर यहाँ पे V0 अगर निकालना चाहे, देखिए V0 आएगा √2 इंटू में VRMS। तो V0 आपको मिलेगा यहाँ से √2, VRMS का 220 रख के इसको सोल्व करोगे आप, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू में 220 वोल्ट, तो आपको V0 की वैल्यू मिलेगी लगभग 311.08 वोल्ट। तो इसको लगभग कितना बनेगा अपन, कितना बोलेंगे, V0 की वैल्यू आएगी 311 वोल्ट। कितनी आएगी 311 वोल्ट। ये होती है प्रत्यावर्ती वोल्टा का शिखर मान क्या होता है 311 वोल्ट। रियल में जो झटका लगता है ना अपन जब चिपकते हैं तो 220 का नहीं लगता है, किसका लगता है 311 का लगता है। किसका 311 का। इसलिए सवाल ही पूछता है कि समान मान की
डिस्ट वोल्टता की तुलना में प्रत्यावर्ती वोल्टता अधिक खतरनाक होती है, क्यों? तो इसका आंसर ये है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान इसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है, इसलिए ये डिस्ट वोल्टता की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। ये झटका 220 की जगह 311 का लगता है। क्लियर? तो ये आपकी होती है आरएमएस वैल्यू। अब ये देखो सारे देखो ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, डेरिवेशन के लिए आपको देखना होगा लेक्चर नंबर 2। क्लियर? ठीक है, ओके बाय बच्चों, धन्यवाद।